नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगरटिप बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 11th का अपना नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूं, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहां पे हमने थोड़ा बहुत बेसिक लेक्चर किया हुआ है। अब जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ने की कोशिश करते हैं। बढ़ने से पहले बेटा थोड़ा मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो एक डायग्राम बेसिकली जब आप देखेंगे, ये एनसीईआरटी का दैट इज द पेज नंबर 240, यानी कि 240 यानी 240 पेज। तो वहां एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और जनरली मैंने देखा है कि लोग उसको बताते नहीं है, लेकिन बेटा मैंने देखा कि उस फिगर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं किसी भी चीज को स्किप करने वाला नहीं हूं। तो उसको बताने से पहले मुझे थोड़ा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताना पड़ेगा, जो कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अगर प्लांट्स में, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट होता है दैट इज सीड। और हमने पढ़ रखा है कि सीड, अगर सीड के बाहर कोट है तो सीड कोट कहेंगे। तो जिन किसी और प्लांट में, प्लांट ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे, जिनमें सीड के बाहर कोटिंग होती है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है? और जिनमें केवल सीड होगी, कोई सीड कोट नहीं होती है, उसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ये 9th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेटा जी उन्हीं सारे जो बेसिक कांसेप्ट है उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एक पॉइंट दे रखा था कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है सीड को, तो बेटा सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो क्या कर लेता है, रीअपीयर हो जाती है उसके अंदर में। किस तरह से जो ग्रोथ एंड जर्मिनेशन में मदद करती है। देखिएगा ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए बेटा, ये है आपका सीड। जैसे मैंने बोला सीड के बाहर ये कोट है दैट इज नोन एज सीड कोट। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर में सीड कोट होगा, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। This means angiosperm are those plants that is having seed, and after around the seed there is a presence of seed coat. Seed, okay, seed coat जरूरी है तभी वो एंजियोस्पर्म कहलाएगा। अगर सीड कोट नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। ध्यान रख लीजिएगा। तो सीड with seed coat called as angiosperm, seed without seed coat that is known as gymnosperm। तो ये पहले ये मान लीजिए केवल सीड है, कोई भी बाहर में कोटिंग नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, जिम्नोस्पर्म। क्लियर है जी? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीड कोट नहीं है, यहाँ पे सीड कोट है तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। पहला तो ये पॉइंट है बेटा जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। सीड विथ सीड कोट, जिम्नोस्पर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, सीड विदाउट सीड कोट। क्लियर है जी? ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो दो चीजें बेटा, जिनका सीड होगा, सीड के बाद कोटिंग होगी, एंजियोस्पर्म कहलाएगा। जिनमें सीड केवल होगा, कोटिंग नहीं होगी, जिम्नोस्पर्म कहलाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इरेज कर दीजिए। अब बेटा सीड कोट जो होता है बेटा जी, उसके बेसिकली दो लेयर, यानी कि सीड कोट भी इनर सीड और आउटर, दो अलग अलग लेयर में बटा होता है। देखिए जो बाहर वाली लेयर होती है सीड कोट की, उसको बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलेंगे जी? टेस्टा। और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं बेटा टेगमेन। यानी टेस्टा और टेगमेन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीड कोट। तो बाहर वाला अगर बोलेंगे सीड कोट तो उसको बोलेंगे टेस्टा, अंदर वाला होगा दैट इज नोन एज टेगमेन। नोट डाउन करिएगा। अब देखिए इनके बीच में, उससे पहले एक पॉइंट समझ लीजिएगा। जनरली ये जो सीड होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और किसके अंदर में पाए जाएंगे, फ्रूट के अंदर में। फ्रूट के अंदर में पाए जाते हैं सीड। ध्यान से सुनिएगा, फ्रूट के अंदर में। तो बेटा ये जो आपका सीड है, सीड के दिस इज द कॉटिलीडन। दो कॉटिलीडन है ये आपका दैट इज द
कॉटिलीडन, दिस इज कॉटिलीडन। सपोज करिए कि कोई एक प्लांट है दैट इज जिसके दो कॉटिलीडन्स है, जैसे आप चना चना को अगर वो करेंगे तोड़ेंगे तो उसमें भी दो कॉटिलीडन होते हैं। तो यहाँ पे एक कॉटिलीडन है, दो कॉटिलीडन है, दो कॉटिलीडन। बेटा जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को। इसको स्टोर करते हैं फूड को, क्योंकि बेटा फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो आएगा तो उसको फूड कौन देगा? तो ये कॉटिलीडन्स अपना स्टोर फूड उसको प्रोवाइड करते हैं। चलिए ये बीच में जब आप देखेंगे बेटा जी, जहां पे कॉटिलीडन्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, एक पॉइंट होता है, ये रेड कलर का मैंने मार्क करके रखा है, दैट इज नोन एज हाइलम। हाइलम बेसिकली क्या करता है बेटा? अटैच करता है सीड को टू द फ्रूट। अभी मैंने बोला फ्रूट के अंदर में सीड पाया जाएगा। ध्यान से, किसके अंदर में? जैसे इसको मैं मिटा लेता हूं, देखिए सपोज करिए ये कोई फ्रूट है, ओके जी, ये कोई फ्रूट है। फ्रूट के अंदर में आपका ये मान लीजिए सीड है, दिल की तरह ये सीड पाया जाएगा। अब ये फ्रूट से किस एंगल से या किस जगह से जुड़ा होगा? तो बेटा ये मान लीजिए ये अटैच है इस वाले पार्ट से, ये अटैच है फ्रूट के साथ में। किसके साथ में? फ्रूट के साथ में। तो जिस पॉइंट से फ्रूट के साथ में सीड अटैच होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा जी हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। ध्यान रखिएगा, तो मैंने वही लिखा है हाइलम। इट इज अ पॉइंट थ्रू विच सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट। तो फ्रूट से जो अटैचमेंट होगा रूट का वो होता है हाइलम के द्वारा। जब आप हाइलम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके एंटीरियर साइड पे, तो वहां एक होल होता है। द नेम ऑफ दैट होल इज माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे बेटा जी? माइक्रोपाइल। यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही बताना था मुझे। माइक्रोपाइल बेटा एक छोटा सा होल होता है, पोर होता है, जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। यानी सीड के अंदर में कुछ जाएगा, सीड के अंदर से कुछ बाहर आएगा। अगर बात करें सीड जर्मिनेट करेगा तो बेटा उसको एयर चाहिए, तो यहाँ से इसी माइक्रोपाइल से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और इसी माइक्रोपाइल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू दिस होल कर रहा है जी। यानी बेटा हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है बेटा जी, सीड के अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफी चलने लगती है, एडवांस हो जाती है, काफी जल्दी जल्दी होने लगती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वो क्यों होती है? क्योंकि बेटा सीड के अंदर में एक पोर होता है जिसमें माइक्रोपाइल, यहीं से चीजों का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। कुछ चीजें अंदर जाती हैं, कुछ चीजें बाहर आती हैं। जो अंदर जाती होंगी वो तो यूजफुल होंगी, जो बाहर आती होंगी दैट इज द वेस्टफुल होंगी, वो उसके काम की नहीं होंगी। जैसे अंदर गया ऑक्सीजन, बाहर आया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रेस्पिरेशन हो रहा है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? छोटा सा छेद, छोटा सा होल, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। यहीं से जरूरी चीजें, मान लीजिए वाटर को जाना है वहीं से जाएगा, मान लीजिए कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट जाना है वहीं माइक्रोपाइल से जाएगा। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स करेंगे क्या बेटा जी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इसी के अंदर में आपका एम्ब्रियो होगा, वो जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेशन किस ओर से होता है? दैट इज द माइक्रोपाइल। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड जर्मिनेशन। कहां से होगा बेटा? माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल के होने की वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होने बेटा? स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली होने लगते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ग्रोथ यहीं से होने लगेगी, यहीं से जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा। क्लियर है जी? माइक्रोपाइल से। अरे आया समझ में? तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत मुझे बताना था कि एक्चुअली में मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरह से बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। यहाँ लिखा है सपोज देयर इज अ सीड। सीड के अंदर में दो कॉटिलीडन्स हैं कंटेनिंग टू कॉटिलीडन्स। ये आपका कॉटिलीडन है। बेटा जब हमने पढ़ा था
मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां हमने सीड के बीच में कुछ एक्सिस देखा था, दैट इज नोन एज द इम्ब्रियोनल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? इम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एक है, ये है, दोनों, ये और ये गोला गोला जो आपको दिख रहा है बेटा जी, ये है बेटा जी कॉटिलीडन। क्या होगा? कॉटिलीडन। कॉटिलीडन स्टोर करता है फूड। किसके लिए स्टोर करेगा? मेरे लिए करेगा क्या? नहीं, अपने इम्ब्रियो के लिए करेगा। तो इनके बीच में मैंने दिखाया है इम्ब्रियोनल एक्सिस, जहां से किस चीज का इमरजेंस होगा और क्या चीज निकलेगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। दैट एक्सिस इज नोन एज इम्ब्रियोनल एक्सिस। पहले ये समझ लीजिएगा, दो कॉटिलीडन्स के बीच में है आपका इम्ब्रियोनल एक्सिस। जरा नोट डाउन करिएगा फिगर को अच्छे से। चलिए बेटा जी, तो जो मैं बातें कह रहा था कि बीच में इम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहीं से डेवलपमेंट होता है मेन प्लांट का, यानी कि प्लांट का रूट और प्लांट का शूट, ये दोनों चीजें आपके इम्ब्रियोनल एक्सिस से ही आती है। जरा इसको मैं इरेज करके आपको बताना चाहूंगा। जो आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, वहां कुछ चीजें दे रखी थी, हमने पढ़ा था। ये है दो कॉटिलीडन, सपोज करिए ये कॉटिलीडन और ये कॉटिलीडन, दो कॉटिलीडन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, एक छोटा सा पार्ट जो ऊपर की तरफ होगा और एक छोटा सा पार्ट जो नीचे की तरफ होगा। ये जो बीच में एक्सिस है, इसको हमने बोला इम्ब्रियोनल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? इसके अंदर में इम्ब्रियो है, वहीं से इलोंगेशन होगा। बेटा ऊपर जो होता था वो था बेटा प्लीम्यूल, और नीचे जो इम्ब्रियो का पार्ट होता था उसको बोलते थे रेडिकल। क्या बोलते थे? रेडिकल। ध्यान से सुनिएगा, ये प्लीम्यूल फर्दर डेवलप करके क्या बनाता था बेटा? सूट। सूट जो होता है प्लांट का, वो बनाने का काम करता था। और आर फॉर रेडिकल, रेडिकल डेवलप करके क्या बनाता था बेटा? रूट फॉर्म करता था। तो ये चीजें हमने पढ़ रखी है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। नहीं पढ़ रखे तो पढ़ेंगे हम, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं एक एक चीज समझा दूंगा आपको। बेटा होता क्या है, ये चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कॉटिलीडन अटैच होता है एक और स्ट्रक्चर से, वहां से अटैच होगा, दैट इज रेडिकल से। ये आपका कॉटिलीडन हो गया। ऊपर भी ऐसा ही होता है, ये कॉटिलीडन अटैच होगा। ठीक है जी, रेट सही बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और ऊपर इसके जस्ट थोड़ा सा पार्ट होगा। देखिए मैंने बड़ा बनाया, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए। ये हो गया आपका प्लेन्यूल। बीच में जब देखिएगा, ये हो गया कॉटिलीडन, ये हो गया रेडिकल। ठीक है जी, रेडिकल। कॉटिलीडन और रेडिकल जो कि रूट बनाएगा, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटिल, क्या बोलेंगे बेटा जी? हाइपोकोटिल। ध्यान रखिएगा, कोटिलीडन और प्लीम्यूल, इनके बीच में भी एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज इपिकोटिल या इपिकोटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? इपिकोटाइल। और यहाँ पे हाइपोकोटाइल। ये बेटा धीरे धीरे इन्हीं का इपिकोटाइल का डेवलपमेंट होता है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है और पूरा सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इम्ब्रियो फॉर्म में सूट को बोला जाता है इपिकोटाइल। ध्यान से सुनिएगा, इम्ब्रियोनिक फॉर्म में इपिकोटाइल को क्या बोलेंगे बेटा जी? इम्ब्रियोनल सूट, यानी कि यहीं से सूट निकलेगा, को बोलते हैं इम्ब्रियोनल सूट। और जो आपका कोटिलीडन के नीचे वाला भाग है, तो वो रेडिकल,
ये कॉटिलिडन और रेडिकल इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटिल। जो ये हाइपोकोटिल होता है बेटा, यही फर्दर डेवलप करके पूरा रूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा जी ये किस स्टेज में है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि ये पूरा कौन सा एक्सिस है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहीं से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो हाइपोकोटिल होता है ये बाद में डेवलप करेगा किसमें? रूट में। अभी ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में काफी छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे? छोटा है, यही बाद में डेवलप होगा किसमें? मैच्योर रूट में। इमेच्योर रूट या इसी को बोल देंगे एम्ब्रियोनिक फॉर्म में है ना, तो एम्ब्रियोनिक रूट क्या बोल देंगे बेटा जी इसको? एम्ब्रियोनिक रूट। यही पॉइंट आपको याद रखना है। जो रीजन होगा कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच में दैट इज नोन एज द हाइपोकोटिल, यानी ये जो छोटा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि फर्दर रूट में ही ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो एम्ब्रियो के समय में रूट बना है ना, तो हाइपोकोटिल इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक रूट। ऊपर अगर जाएंगे तो कॉटिलिडन के ऊपर कॉटिलिडन और प्लीम्यूल इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज ईपी। ईपी मतलब अप, इपिकोटाइल। तो ये इपिकोटाइल आगे चल के मैच्योर जब होगा तो प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से आपका बनाएगा सूट बनाएगा। तो बेटा जी अभी तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में है ना, तो इपिकोटाइल को मैं क्या बोल दूं जी? एम्ब्रियोनिक सूट बोल दूं, चलेगा? यस, इट इज नोन एज एम्ब्रियोनल सूट। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? एम्ब्रियोनल सूट या एम्ब्रियोनिक सूट, क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, यही चीजें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये रहा कॉटिलिडन, कॉटिलिडन और ये है प्लूम्यूल, इन दोनों के बीच में क्या है? इपिकोटाइल दैट इज नोन एज द एम्ब्रियोनल सूट। और ये कॉटिलिडन, ये आपका रेडिकल, रेडिकल ही आगे जाके डेवलप करेगा किसमें? रूट में। प्लूम्यूल ही आगे जाके किसमें डेवलप करता है? सूट में। ऑब्वियसली बेटा इपिकोटाइल, इपिकोटाइल के बाद ये प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के बाद वही सूट ही तो आएगा। अल्टीमेटली सूट का ही डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो बेटा जी यहाँ पे देखिए रेडिकल कॉटिलिडन बीच में क्या है? हाइपोकोटिल, यही आपका रूट बनाएगा आगे चल के। तो अभी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, छोटा है, बच्चा है, छोटा प्यारा सा बच्चा है जो रूट अभी रूट की तरह दिख रहा है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनल रूट, हाइपोकोटाइल। और इपिकोटाइल को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनल सूट। क्लियर है जी? यहाँ मैंने लिख दिया हाइपोकोटिल, इसके बारे में लिखा है रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। भैया किसका है? पूरा पार्ट किसका है? एम्ब्रियोनल एक्सिस का। बिटवीन रेडिकल एंड कॉटिलिडन, रेडिकल और कॉटिलिडन के बीच में दैट इज नोन एज हाइपोकोटिल, जिसको एम्ब्रियोनल रूट भी कहते हैं, व्हिच गिव राइज टू रूट देगा। इपिकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन, ऊपर क्या है? प्लीम्यूल, ये कॉटिलिडन के बीच में है, प्लीम्यूल एंड कॉटिलिडन कॉल्ड एज इपिकोटाइल, जो इसको एम्ब्रियोनल सूट भी बोल सकते हैं, which give rise to the सूट, आगे चल के सूट का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बेटा अगर आप ये नहीं समझ पाए तो बेटा जी जो 240 पे एक फिगर दे रखा है उसको आप नहीं समझ पाओगे। पहले इसको आप ड्रॉ कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। तो याद रखिएगा जो रीजन कॉटिलिडन और रेडिकल के बीच में होता है, रेडिकल यानी नीचे की तरफ, तो हाइपोकोटिल जो ऊपर होगा, कॉटिलिडन और प्लीम्यूल के बीच में दैट इज नोन एज इपिकोटाइल। नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाइपोकोटिल को एम्ब्रियोनल रूट भी बोलते हैं और इपिकोटाइल को एम्ब्रियोनल सूट भी बोलते हैं। नोट डाउन करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बेटा जी जो आपका फिगर दे रखा है पेज नंबर 240, दैट इज जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट को दिखाया है बीन में। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे जब आप पहली बार देखेंगे तो एक लाइन बनाई हुई है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। बेसिकली ये क्या बेटा? आपकी सॉइल लाइन है, यानी सॉइल के ऊपर जो होगा शूट सिस्टम, सॉइल के नीचे जो होगा रूट सिस्टम डेवलप होने वाला है, दैट इज नोन एज सॉइल लाइन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए किसी कॉटिलिडन को यानी कि सीड को मैंने डाला सॉइल के नीचे, यहाँ पे कॉटिलिडन होगा। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगा बेटा जी ध्यान रखिएगा वो होगा एम्ब्रियोनल रूट दैट इज हाइपोकोटाइल, आफ्टर दैट रेडिकल
और यही रेडिकल आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगा, रूट में। क्लियर है जी, रेडिकल कन्वर्ट होगा रूट में। तो बेटा जी देखिए, कॉटिलिडन और रेडिकल इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। अब ये हाइपोकोटाइल का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। तो बेटा ये हाइपोकोटाइल जो होगा धीरे धीरे नीचे की तरफ डेवलप करेगा और ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी रेडिकल फर्दर डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगी बेटा, रूट बनाना स्टार्ट कर देगी। और धीरे धीरे अब ये हाइपोकोटाइल की जो ब्रांच है दैट इज एम्ब्रियोनल रूट है, वो एकदम रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। कुछ पार्ट जो होगा ऊपर देखेंगे, अगर आप एक कॉटिलिडन ऊपर की तरफ गया, यानी यहाँ पे भी कॉटिलिडन है, प्लीम्यूल है, इनके बीच में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज इपिकोटाइल हुक, यानी इपिकोटाइल मैंने बोला ही था एम्ब्रियोनल क्या होगा बेटा, एम्ब्रियोनल शूट। तो यहाँ पे कॉटिलिडन, ये प्लीम्यूल, इनके बीच में इपिकोटाइल हुक। तो धीरे धीरे देखेंगे कॉटिलिडन, इपिकोटाइल और ऊपर प्लीम्यूल किस चीज का फॉर्मेशन करेगा बेटा जी, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करने लगता है। इसीलिए इपिकोटाइल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल शूट, और हाइपोकोटाइल जो कि रूट फॉर्म बना रहा है, तो इस जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल रूट। नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रक्चर पे पूछ सकता है, इसलिए मैंने बना के एक एक चीज को क्लियर किया है। नोट डाउन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट, किसमें बेटा जी, प्लांट। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है तो वहां आपको 3 क्राइटेरिया बताया गया था कि ग्रोथ, वैसे तो ड्यूल कैरेक्टर बताया गया था लेकिन मैं बता रहा हूँ 3। देखिए किस तरह से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली 3 चीजें याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, बाइनरी फिजन से डिवाइड किया, 2 बन गया, 2 से 4 बन गया, यानी 1 से 2 बना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हुआ, बढ़ा, 2 से कितना बना, 4, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ा कि घटा, ऑब्वियसली बढ़ा। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ता है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। साइज का इंक्रीज होना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिंपल सा सेल ले लीजिए, एक छोटा सा सेल है, धीरे धीरे विद इन द इंक्रीज ऑफ टाइम ये सेल इसका साइज बढ़ गया, तो बेटा इसका मतलब उसके अंदर में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। फिर अगर बात करेंगे द थर्ड कैरेक्टर दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बेटा आप और हम जब पैदा हुए होंगे तो हमारा और आपका कुछ ना कुछ मास रहा होगा ना, लेकिन ये बताइए बचपन का जो मास था वो भी आज है क्या, है नहीं। मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है विद द टाइम, यानी कि मास में भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। आइए इसको देखते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के बेसिस में क्या कह रहा है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट कह रहा है ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, यानी कि सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट एंड कंसिपिक्वस, कंसिपिकस का मतलब होता है बेटा ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है यहाँ पे, प्लांट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंबाइन करके कह रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है जी, तो उसके अंदर में क्या होगी बेटा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले, बैक्टीरिया की बात कर ले, देखिए सिंपल एक बैक्टीरिया को मैंने दिखाया है, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, साथ साथ में यूनिसेलुलर भी होता है। सो ये यूनिसेलुलर भी है, यहाँ कह लिख देता हूँ, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है जी। तो बेटा जी प्रोकैरियोटिक यानी कि इसके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म छोटा सा बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है, वो भी एक से कितना बन रहा है, 2 डॉटर सेल्स में टूट रहा है। दीज आर द डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स में। बताइए पहले नंबर कितना था, पहले 1 था, अभी कितने हो गए,
दो हो गए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर, एक से दो हो गया, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हुआ, यानी कि बैक्टीरिया तक में भी ग्रोथ होती है, और बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए हम अपनी बात कर लेते हैं बेटा जी। जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक गैमेट आता है, कहां से, मेल से, एक गैमेट आएगा फीमेल से, यानी स्पर्म एग दोनों फ्यूज होंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये सिंगल सेल है, एक इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट इज अ सिंगल सेल। इसी सिंगल सेल में कंटिन्यूअसली माइटोटिक सेल डिवीजन होता रहता है, होते 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 बेटा इतना हो जाता है, हम बन जाते हैं, यानी बिलियन ऑफ सेल्स बन जाती है थ्रू अ सिंगल सेल। किससे बेटा जी, जाइगोट से ना। तो बेटा नंबर ऑफ सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक से बिलियन में बन गया, मिलियन में बन गया। तो बेटा साइज बेसिकली नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी सेल का साइज बढ़ा, सेल का नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो बढ़ा ना जी, सेल का नंबर काफी इंक्रीज हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। देखिए मैंने अपने बता रखा है, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, कोई भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2n डिप्लॉयड जाइगोट बना हुआ है, सिंगल सेल है। फिर बेटा जी इसके अंदर में धीरे धीरे क्या होता है, माइटोसिस हुई, एक से दो बनी, दो से चार बनी, चार से आठ बनी, इसी तरह से फर्दर और भी इंक्रीज हो सकती है। काफी छोटा छोटा हो गया। तो बेटा जी नंबर ऑफ सेल्स, एक जाइगोट था केवल वन सेल था, अब इतनी सारी सेल्स हो गई, 16 सेल्स हो गए, सेल्स का नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलेंगे बढ़ा सर, तो इसका मतलब ग्रोथ, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सबके अंदर में ग्रोथ होती है। एक फैक्ट्री हमने पढ़ा था कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि बेटा जी लिविंग थिंग चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सबके अंदर में क्या हो रही है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टर है, जो कि देखने को मिलता है, दैट कैन बी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज करिए जैसे आप पैदा हुए थे तो इतने से थे, ठीक है जी, अब धीरे धीरे बड़े हुए, इतने हुए, फिर धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े हुए, यानी बेटा जनरली जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका हाइट का इंक्रीजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका साइज पहले इतना छोटा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जी। तो साइज जब बढ़ रहा है तो उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ, यानी हम छोटे से बड़े हो गए, ये भी क्या बेटा, ग्रोथ, यानी हम भी तो लिविंग है ना जी, क्लियर है जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रोथ। तो ग्रोथ ये देखा जा सकता है कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे चचा है, ठीक है, उन्होंने मुझे बचपन में देखा था, मैं काफी छोटा होता, 2-3 साल का था, अभी मान लो वो 20 साल बाद आएंगे तो कैसे कहेंगे, अरे बाप रे ये इतना बड़ा हो गया, ओ ये तो इतना छोटा सा था। बेटा गए हुए चचा आपके 20 साल हो गए हैं, ठीक है, आप 20 साल बाद आ रहे हो, तो मैं क्यों वहीं ठहरा रहा हूँ, छोटा ही रहूं, नहीं मेरी मेरी हाइट तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी बेटा जी, क्लियर है जी। यानी जो ग्रोथ को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिंपल एक प्लांट की बात कर लो, 2 मंथ का था इतना छोटा होगा, 4 मंथ में इतना बड़ा हो गया, 6 मंथ में, यानी धीरे 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 टाइम के साथ में उसकी हाइट इंक्रीज होगी, जो कि ऑब्जर्वेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं। सेकेंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ग्रोथ कैन बी आइडेंटिफाइड एज एन इरिवर्सिबल। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है, यानी अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो पहले इतना छोटा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, तो बेटा जब ये इतना बड़ा हो गया तो उसको आप फिर से उसके इनिशियल साइज में नहीं ले आ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा जी ग्रोथ जिसकी भी हो गई, इतना छोटा से इतना बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो बेटा जब इतना बड़ा हो गया फिर आप सोचो कि उसके इनिशियल साइज में ला दो, जहां से उसका ग्रोथ स्टार्ट होता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ग्रोथ कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता, कैसा होगा, इरिवर्सिबल
परमानेंट इंक्रीज होता है, यानी वो बढ़ गया तो बढ़ गया, अब वो फिर से घटने वाला नहीं है। ग्रोथ कैन बी आइडेंटिफाइड एज इरिवर्सिबल, क्या होगा बेटा, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, यानी वो टेम्पोररी इंक्रीज नहीं है, परमानेंट इंक्रीज है इन साइज ऑफ एन ऑर्गन या फिर किसी टिश्यू या फिर इवन एन इंडिविजुअल सेल के अंदर में। तो जिसमें ग्रोथ हुई होगी वो इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, ये 2 मंथ का था तो इतना छोटा है, 4 मंथ का हुआ तो इतना बड़ा हुआ। देखिए धीरे धीरे इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 6 मंथ का हुआ तो ये इतना बड़ा हुआ। अब मान लीजिए कभी कभार बना के दे दे कि 8 महीने का जब ये हो रहा है, 8 मंथ्स का, तो ये बेटा फिर से क्या हो गया, छोटा हो गया, 8 मंथ पे छोटा हो गया। कभी भी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये अगर इंक्रीज हो गया इसकी हाइट में, कभी भी वो इनिशियल स्टेज पे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, पहला क्या था, ग्रोथ जो कि काफी फंडामेंटल और कंस्टिट्यूटिव कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। दूसरा, ग्रोथ जो होगी वो इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज होती है। थर्ड जो पॉइंट दे रखा है, दैट इज जनरली ग्रोथ इज accomplished बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी ग्रोथ जो होती है उसके अंदर में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का बहुत बड़ा योगदान है। दोनों, चाहे एनाबॉलिक प्रोसेस की बात कर लें चाहे कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात कर लें, दैट अकर एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी, जो अकर करता है एट एक्सपेंसेस, यानी कि एनर्जी को देना पड़ता है यहाँ पे। तो बेटा जी देखिए, दो प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की अगर बात करेंगे, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बात करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की, तो दो प्रकार के होंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस और एक क्या होता है बेटा जी, कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर है जी, इसी पॉइंट को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए, जो एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्ट्रक्शन होता है। कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, सपोज करो दिस इज अ बिग मॉलिक्यूल, ये कोई बिग मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक कर जाएगा इनटू स्मॉल 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 मॉलिक्यूल में, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस को हमने किया क्या है, एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया छोटे मॉलिक्यूल्स में, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा जी, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है जहां पे लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन होता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और साथ साथ में रिलीज होती है बेटा जी एनर्जी। एनर्जी, अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है तो बेटा रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस 36 से लेके 38 एटीपी एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। सो याद रखिएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा। क्या होगा बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा और ये एनर्जी देगा। क्या देगा बेटा, एनर्जी। इस एनर्जी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है जी, तो मैंने एग्जांपल बता दिया। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा है रेस्पिरेशन। तो कभी पूछे रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, जहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी गेन कर दे रहा है आपको, ये नहीं कर रहा है, दे रहा है। तो बेटा जी इसको जरा मैं बता दूं यहाँ पे, द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस
सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस जो होगा दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। देखिए एनाबॉलिक प्रोसेस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स, क्या मैंने बोला? छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके बिग मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल को बनाते हैं। बेटा जब कभी भी छोटी छोटी चीजों को पास 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 पकड़ के, जैसे मान लो एक यहाँ घूम रहा है एक इधर घूम रहा है, दोनों को पास लाना है, तो आपको क्या खर्च करनी पड़ेगी? एनर्जी। और ये एनर्जी आपको मिलती है, जो एनर्जी आपने गेन की है कहाँ से? कैटाबॉलिक प्रोसेस से। जो एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस से, वही एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो और एक बड़ा मॉलिक्यूल बने। यानी कि जो एनर्जी आपके कैटाबॉलिक प्रोसेस से ऑब्टेन होती है वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस में यूटिलाइज की जाती है। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? सो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, जनरली ग्रोथ इज अकोम्प्लिश्ड, यानी ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैटाबॉलिक का और एनाबॉलिक का भी है। ग्रोथ इज अकोम्प्लिश्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, that is both anabolic and catabolic process that occurs at expense of energy। जो अक्कर होता है एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो बेटा आप एनर्जी कहाँ से लाओगे? इसको लाना भी तो पड़ेगा। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी पहले हम कैटाबॉलिज्म करेंगे, जहाँ पे ग्लूकोज यानी बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ऑब्टेन होगी। ये एनर्जी वैसे ही रखी हुई है। अब जैसे ही आपके बॉडी में एनाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी कि अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है। आपकी बिल्डिंग को फॉर्म करने के लिए एनाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली रिस्पांसिबल होता है। तो अगर बोलेंगे बनाने के लिए तो जनरली एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इसको जो एनर्जी चाहिए, ये स्मॉल 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 मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाने के लिए, कंबाइन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? इस कैटाबॉलिक प्रोसेस से जो एनर्जी मिलती है वही एनर्जी यूटिलाइज करते हैं आपके एनाबॉलिक के जो सबस्ट्रेट होंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने में मदद करेगा। ये एनर्जी जो आपने कहाँ से ली है? कैटाबॉलिज्म से ली है। तो यानी कि ग्रोथ तभी तो क्या हुआ बेटा? एक छोटे से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। ग्रोथ हुआ कि नहीं? साइज में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बेटा एक छोटा छोटा था, ये एकदम बड़ा हो गया। साइज में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब इसके में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ जी? अरे पहले इतने छोटे थे, अब इतना बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली साइज में ग्रोथ हुई ना। तो यार साइज में इंक्रीजमेंट हुआ ना, तो ग्रोथ हुई। और ये ग्रोथ हुई किसकी मदद से? दो प्रोसेस, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे दे रखा है। और एनाबॉलिज्म ही मदद करता है किस चीज में? आपकी बिल्डिंग को बनाने में। तो एनाबॉलिज्म हेल्प करता है इन बिल्डिंग आवर ओन बॉडी। क्लियर है? तो पहला हमने पढ़ा कि ग्रोथ जो होगा वो क्या होगा बेटा जी? क्या होगा? फंडामेंटल एंड कंस्पिकुअस कैरेक्टर होगा। क्लियर है? जो कि सब में देखा जा सकता है। दूसरा ग्रोथ जो होगा इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होगा। क्लियर है जी? तीसरा ग्रोथ जो होगा वो अकोम्प्लिश्ड होगा बाय बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, यानी कि मेटाबॉलिज्म के वजह से होगा। क्लियर है जी? कितनी बातें आई समझ में जी कि नहीं आई? क्लियर है जी? चलिए एक लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है जो आपके ग्रोथ वाले सेक्शन में ही दे रखी है। therefore expansion of therefore carrier therefore expansion of लीफ, कह रहा बेटा लीफ का अगर एक्सपेंशन हुआ,
therefore expansion of leaf is growth। उसको भी हम क्या कहेंगे बेटा जी, ग्रोथ कहेंगे। एक्सपेंशन ऑफ लीफ को भी मैं ग्रोथ कहूंगा, समझ लीजिएगा। सुनिए, सपोज करिए ये कोई लीफ है, ये कोई लीफ है जिसका सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया है बेटा 2 मीटर स्क्वायर। सपोज कर लीजिए ये कोई लीफ है जिसका सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। धीरे 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 इनमें डेवलपमेंट हुआ और ये लीफ एक्सपेंड कर गई, यानी इसमें लीफ के अंदर में एक्सपेंशन हुआ, यानी ये बढ़ी। अब ये लीफ कुछ इस तरह की हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है जी। यह छोटी थी, ये बड़ी हो गई है, लीफ एक्सपेंड कर गई। अब इसका जो है सरफेस एरिया है बेटा जी, मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर। तो बेटा जी एरिया बढ़ना यानी साइज बढ़ा, ये छोटा साइज ये बड़ा साइज दिख रहा है, साइज बढ़ा है कि घटा है? तो ऑब्वियसली साइज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो बेटा जी जैसे हमने बोला था, इनमें से कोई भी हो जाए, साइज का इंक्रीजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, साइज का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो भैया साइज का इंक्रीजमेंट हुआ है तो इसका मतलब लीफ में ग्रोथ हुआ है जी, नोट डाउन कर लेंगे। देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज अ ग्रोथ। बिल्कुल एक्सपेंशन ऑफ लीफ को हम ग्रोथ कह सकते हैं, क्योंकि बेटा पहले सरफेस एरिया इसका केवल 2 मीटर स्क्वायर था, अब इसका सरफेस एरिया 5 मीटर स्क्वायर है। साइज का इंक्रीजमेंट हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंशन इज आल्सो अ ग्रोथ। नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए बेटा जी, एक क्वेश्चन आपके बुक में पूछा हुआ है, दैट इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब, 240 पेज पे पूछा हुआ है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। यानी जैसे कोई एक वुड है, जब आप वुड को वाटर में डाल देंगे, वाटर में, तो फूल जाता है, फूल जाता है ना। इसका मतलब भी उसका मास भी भारी हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर भी ग्रोथ हुई है, कह सकते हैं क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, वुड वुड को डाला किसी कंटेनर में जहां पे पानी है, इसके अंदर में पानी घुस गया और वुड मोटा हो गया। कैसा हो गया बेटा, बल्की हो गया। तो ग्रोथ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे बेटा जी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको आप फिर से सनलाइट में रखेंगे, सारा वाटर मूव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो बेटा ओरिजिनल शेप में आ गया, इसका मतलब रिवर्सिबल है। क्या बेटा जी, रिवर्सिबल। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तुरंत पढ़ के आ रहे हैं कि ग्रोथ कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये पतली थी, वाटर में गई, वाटर को सोक किया, मोटी हो गई, फिर इसको सनलाइट में रखा, अगेन इसने अपना खुद का शेप फिर से पा लिया, यानी खुद को अपने ओरिजिनल शेप में फिर से रिवर्सिबली कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब बेटा जी इसमें ग्रोथ नहीं हुई थी। अगर ग्रोथ हुई होती तो ये परमानेंट मोटा रहता, पतला फिर से नहीं होता। तो इसके अंदर में कभी भी ग्रोथ नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हुआ, देयर इज नो सेल डिवीजन इज गोइंग ऑन, दिस चेंज इज नॉट परमानेंट। देखिए परमानेंट नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर से कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर, पतला सा स्ट्रक्चर आ गया है। इसका मतलब ये कैसा बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल, परमानेंट चेंज होती है। और यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस चीज को ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ग्रोथ के जो जो 3 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो आपके यहाँ जो दे रखे हैं, उनको मैं एक जगह कंपाइल करके शॉर्ट में लिख देता हूँ। बेटा जी ये है ग्रोथ। सबसे पहले मैंने बोला ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी बेटा, फंडामेंटल और कंसिपिकस कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ग्रोथ क्या होगी, सभी में होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में,
तो क्या कहेंगे, फंडामेंटल एंड कंसिपियस, कंसिपिकस क्या बोलेंगे, CONSPICUS, कंसिपिकस यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। क्लियर है जी, जो आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। क्लियर है। दूसरा हमने बोला ग्रोथ जो भी होगी वो क्या होगी बेटा, रिवर्सिबल या फिर परमानेंट चेंज होगा। क्लियर है। तीसरा, जो भी ग्रोथ होगी इसको कराने के लिए कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रिस्पांसिबल होते हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक हो। कैटाबॉलिक एनर्जी दे देगा, एनाबॉलिक को फॉर्म करने के लिए। तो ग्रोथ एक्कम्प्लिश्ड किसकी मदद से होगी, बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे कौन कौन से, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। लिख लीजिएगा, अगर ये पॉइंट्स याद है तो सुभान अल्लाह, नोट डाउन करें आप इसको, मजा आ जाएगा। क्लियर है जी, LIS नोट डाउन करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके दे रखे होंगे। accompanied होगा, accompanied, ACCOM, accompanied by metabolic processes। ध्यान रखिएगा, accompanied by ACCOM, accompanied, accompanied by metabolic processes। accomplished नहीं, accompanied by metabolic processes। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं अबाउट द ग्रोथ। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो। चलिए बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है दैट इज द प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। क्या दे रखा है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो है बेटा जी इनडिटरमिनेट। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है। तो बोल रहा है कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिएगा। इनडिटरमिनेट का मतलब है बेटा इन मतलब होगा यहाँ पे नॉट, और डिटरमिनेट मतलब नॉट डिटरमाइंड। बेसिकली क्या होता है बेटा जी, ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट इज अनलिमिटेड। जब तक प्लांट जिंदा रहेगा, लिविंग रहेगा, तब तक उसके अंदर में ग्रोथ होती रहती है। यानी उसकी ग्रोथ हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 100 मीटर होगी, 200 मीटर होगी, 50 मीटर होगी, कितनी मीटर होगी, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है बेटा, क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है, अपने साइज को बढ़ाता रहता है। सॉरी, यानी वो उसके अंदर में, प्लांट्स के अंदर में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड मैनर में होती है, लिमिटेड नहीं है। तो ये इनडिटरमिनेट है, यानी कि डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इनडिटरमिनेट मींस नॉट डिटरमिनेट मतलब डिटरमाइंड, यानी कि जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट दे रखा है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। देखिए, हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर में जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड मैनर में, हम लोग एनिमल्स हैं तो जनरली हमारे अंदर में जो साइज का इंक्रीजमेंट होता है जनरली 19-20 साल के आसपास होता है। उसके बाद जनरली जो लोग होते हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी जितना साइज होना था 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, जितना जिसको होना था, फुट में 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट जितना होना था हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा, यानी ग्रोथ क्या हो गई, एक लिमिटेड मैनर है एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ कभी भी लिमिटेड
नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। सो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी, रिटेन कर दिया कि उसके अंदर कैपेसिटी है फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। थ्रू आउट देयर लाइफ ये ग्रो करता रहता है, जब तक जिंदा रहेगा प्लांट तब तक ग्रो करता रहेगा प्लांट। नोट डाउन करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है जी, क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट को। बड़ा जब मैं क्लासेस ले रहा था तो एक बार मैंने बोला कि ग्रोथ जो होती है वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एक बच्चे ने उठ के बोला कि अच्छा सर चलिए मान लिया। मैं क्या करता हूँ सर, एक लोटा लेता हूँ, किसी के सर पे मार देता हूँ, तो उसके सर के ऊपर इतना बड़ा कुछ टीला जैसा निकल जाएगा, कुछ बल्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो सर उसके अंदर में भी तो ग्रोथ हो गई। मैंने कहा बेटा अगर वहां मैं मानता हूं कि चलो ग्रोथ हो गई, तो बेटा वो परमानेंट रहता है क्या? कुछ समय बाद फिर से वो क्या होगा बेटा, आपके जैसे यहाँ पे मारा होगा तो फिर से वो सट जाएगा, यानी कि बेटा वो खत्म हो जाएगा, यानी फिर से किस में आएगा, रिवर्सिबली वो एकदम आपका फिर से वही सेट हो जाएगा जो पहले था। क्लियर है जी, यानी ग्रोथ वो नहीं कहलाएगा। क्लियर बता दिया, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग पूछ लेते हैं किसी को लूटा मारे तो बेटा सर वो निकल गया तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं ग्रोथ, क्योंकि वो फिर से बल्ज से फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं कहेंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्लांट में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि बेटा ग्रोथ अनलिमिटेड मैनर में होती है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए इसको अनडिटर्मिनेट कहते हैं। अब बेटा प्लांट्स में ये ग्रोथ जो होती है बेटा पूरी लाइफ चलती रहती है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा हो गया बेटा जी क्योंकि प्लांट्स में कुछ सेल्स होती है, द नेम ऑफ दैट सेल इज द मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोलते हैं, जिनके अंदर में डिवाइड करने की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। वो अनलिमिटेडली डिवाइड कर सकती है और ये जनरली पाई जाती है कुछ ही लोकेशन में। प्लांट्स के हर जगह नहीं पाई जाती है, कुछ ही लोकेशन में पाई जाएंगी। जैसे मैंने लिखा है, सपोज ये प्लांट है, ये रूट है, रूट का एपेक्स ये सूट है, सूट का एपेक्स। तो ये कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है जो कि पाई जाएंगी यहाँ पे रूट एपेक्स पे। अगर पाई जाएगी तो उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सूट पे पाई जाएगी दैट इज नोन एज सूट एपिकल मेरिस्टेम। इनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब देखिए, ये कोई एक सेल है, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल बन गई, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल डिवीजन अनलिमिटेड मैनर में होता रहता है। तो ये सारा जो चीज है बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम पाया जाता है, जो कि सर्टेन लोकेशन ऑफ प्लांट में ही पाया जाता है। इसीलिए बेटा जी देखिए, प्लांट में बेसिकली क्या ग्रोथ होती है, देखोगे एपेक्स बढ़ता जाएगा, यानी कि सूट पूरा ऊपर होता जाएगा और रूट फैलता जाता है। तो बेटा जी रूट के एकदम एपेक्स पे क्या होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सूट जो ऊपर बढ़ रहा है उस पे क्या होगी, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ध्यान रखिएगा, मेरिस्टेम सेल के वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। यही लिखा है, दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, यानी उसी को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which is having capacity to divide in unlimited manner, okay, present at certain location of body, यानी हर लोकेशन पे आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाई जाएगी। मैंने कुछ स्पेसिफिक लोकेशन जनरली बताया है, आपके और भी जगहों पे हो सकता है, लेकिन जनरली मैंने बताया है बेटा सूट के एपेक्स पे तो कौन होगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम, जो सूट को ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, और रूट एपेक्स पे रूट एपिकल मेरिस्टेम जो अनलिमिटेड डिवाइड करेगा। ये देखिए दो, चार, फिर ये आगे इस तरह से डिवाइड करता जाएगा, नहीं करेगा, तो अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम
हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, उनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी। एंड सेल परपिचुएट, परपिचुएट का मतलब होता है बेटा कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जाता है, एकदम होता जाता है। तो बेटा जी माइटोसिस सेल डिवीजन होता रहता है इसके अंदर में। जरा देखिएगा, सुनिएगा जरा, कभी कभार क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके अंदर में माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और ये 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। अब फर्दर क्या हुआ बेटा जी, जो यहाँ पे ये सेल जो है जो बनी है माइटोसिस सेल डिवीजन करके, इसके अंदर में डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, तो लूज कर गया। ये क्या कर गया, लूज कैपेसिटी टू डिवाइड, इसके अंदर में जो कैपेसिटी थी डिवाइड करने की वो खत्म हो गई, बाकी सब कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहेंगी मेरिस्टेमेटिक। जैसे ये मान लीजिए कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है जी, तो ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, लेकिन एक जो है उसके अंदर में कैपेसिटी जो है वो डिवाइड करने की वो खत्म हो गई, बाकी सारी अनलिमिटेड मैनर में डिवाइड करेंगी, ये भी डिवाइड करेगी, ये भी डिवाइड करेगी, ये चलता रहेगा। लेकिन बेटा जी जो यहाँ पे जिस सेल के अंदर में कैपेसिटी खत्म हो गई है, किस चीज की, डिवाइड करने की कैपेसिटी, किस चीज की, जो आगे डिवाइड नहीं करेगा, तो बेटा जी इसमें होगा क्या, ये सेल फर्दर क्या करेगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी, यानी अपने साइज को बढ़ाएगी एंड मैच्योर हो जाएगी और परफॉर्म करेगी एक स्पेसिफिक फंक्शन। क्या करेगी बेटा, जो डिफरेंशिएट करेगी और मैच्योर हो जाएगी और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को क्रिएट करेगी या करेगी। जैसे ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगी फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। और अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा है तो बेटा जी प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बताइए कौन सा वेसल करता है, जाइलम वेसल। तो ये एक्चुअली किस चीज में कन्वर्ट हो गई है, जाइलम वेसल, यानी बेटा जी ये जो फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, ध्यान रखिएगा, परमानेंट टिश्यू। यानी बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल जो है जिनके अंदर में कैपेसिटी है अल्टीमेटली अल्टीमेट माइटोटिक सेल डिवीजन करके अपने नंबर को इंक्रीज करती रहती है, यानी अनलिमिटेड मैनर में ग्रो करती रहती है। जो यहाँ से ये हुई, फिर 2 से 4 हुई, 4 से इधर हुई, लेकिन इनमें कभी कभार क्या होता है, कुछ सेल जो हो जाती है उनके अंदर में डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो वो धीरे धीरे डिफरेंशिएट करके मैच्योर करके क्या होता है बेटा, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को क्रिएट करने लगेंगे, और जब स्पेशल फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो फर्दर वहां डिवीजन नहीं हो सकता, तो उनको हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, यानी वो अब उनके अंदर में कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ स्पेशलाइज्ड है किस चीज के लिए, बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग द वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपका दे रखा है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूं अभी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि जो अनलिमिटेड ग्रोथ उनमें हो सकती है, वो अनलिमिटेड डिवाइड कर सकती है। तो देखिए कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल है जो माइटोटिकली 2 में डिवाइड हुई, 2 से 4 में, 4 से इधर, लेकिन इनमें से कुछ सेल जो होती हैं उनके अंदर में कैपेसिटी लूज हो जाती है डिवाइड करने के लिए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, परमानेंट टिश्यू में, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो टिश्यू अभी भी माइटोटिकली
डिवाइड कर सकती हैं और ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं अपने नंबर को, तो ऐसी टिश्यू को जो आपके अल्टीमेटली और ज्यादा डिवाइड कर सकती हैं, ये इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जहां पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी पाई जाएंगी जिनके अंदर में ग्रोथ होती रहेगी, दैट इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। लेकिन जिनके अंदर में कैपेसिटी लूज हो जाएगी डिवाइड करने की, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही बात लिखी हुई है। However, some of the meristematic cell loses the capacity to divide. Such cells make up the plant body और वो क्या बनाती है परमानेंट टिश्यू। दिख रहा है जी ये वाला सेक्शन, कुछ सेल जिन्होंने लूज किया कैपेसिटी वो किस में कन्वर्ट हो गई, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। दूसरा दैट इज द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, मैंने बोला ये आपका ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है क्या, the form of growth where new cells are always being added, जहां पे नई सेल्स हमेशा 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 ऐड होती रहेंगी, लगातार ऐड होती रहेंगी। देखिए ये वाला यहाँ पे नई सेल्स हमेशा दो, इस तरह से इतने, फिर इतने, हमेशा नई सेल्स ऐड होती रहती है, तो बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा देन इट इज नोन एज द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इसको हम बोलेंगे ओपन फॉर्म ऑफ growth, the form of growth where new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called as the open form of growth। इसको क्या बोलेंगे बेटा, open form of growth, क्या बोलेंगे, open form of growth। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, what would happen if मेरिस्टेम सीजेस, कह रहा है मेरिस्टेम सीज हो गई टू डिवाइड। देखिए ये मेरिस्टेम चली जा रही थी, ये मेरिस्टेम ने लूज कर दिया कैपेसिटी डिवाइड करने के लिए, तो किसमें कन्वर्ट हो गई है परमानेंट टिश्यू। तो वही मैंने लिख दिया, इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड दे वुड टर्न इनटू परमानेंट टिश्यू, इसमें टर्न हो जाएगी परमानेंट टिश्यू, कैसे, थ्रू डिफरेंशिएशन और मैच्योर हो जाएगी, थ्रू डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, और मैच्योर कर जाएगी थ्रू डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगेगी। देखिए ये डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, और ये स्पेशलाइज्ड हो गई ये सेल जाइलम वेसल की तरह, किस चीज का, वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रही है प्लांट्स में, तो इसको मैंने बोला जाइलम वेसल को, ये बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, जाइलम वेसल। तो ये डिफरेंशिएट होकर किसमें कन्वर्ट हो गई, एक परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है जाइलम, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी परमानेंट टिश्यू में। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है। चलिए दोस्तों, जो एक लास्ट पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपके 241 पेज पे एक डायग्राम दे रखा है और वहां पे कुछ चीजें लिख रखी है, उसको मैं पढ़ता हूँ। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वास्कुलर कैम्बियम, एरोज एग्जिबिटिंग डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स, और एरो बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है सेल्स की या ऑर्गन्स की। देखिएगा इसको पढ़ने से पहले सिंपल सा एक मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए बेटा, जो पार्ट आपके सॉइल के नीचे में है दैट इज द रूट पार्ट, और जो सॉइल के ऊपर में है दैट इज द शूट पार्ट। क्लियर है जी। देखिए जनरली शूट के एपेक्स पे यहाँ पे होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट के एपेक्स पे अभी बताया था रूट एपिकल मेरिस्टेम। जरा ध्यान से देखिएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो बेटा जो सबसे पहले प्लांट में जो इंक्रीजमेंट होता है वो रूट में होगा और दूसरा शूट में होगा, यानी
अगर सिंपल सी बात बोलूं तो बेटा जी रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके ये शूट का इलोंगेशन करेंगी और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट का इलोंगेशन करेंगी। तो सबसे पहले प्लांट के अंदर में रूट का डेवलपमेंट होगा, देन शूट का डेवलपमेंट होगा बाय द हेल्प ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों बेटा जी बेसिकली सबसे पहले प्लांट का क्या करा रहे हैं, हाइट का इंक्रीजमेंट करा रहे हैं। एक धरती के नीचे की तरफ इंक्रीज करा रहा है, एक धरती के अगेंस्ट में मूव करा रहा है, यानी उसकी हाइट ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है, एक सॉइल के अंदर में बढ़ा रहा है। यानी बेटा जी द फर्स्ट ग्रोथ व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन प्लांट इज ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जो प्लांट में पहली ग्रोथ हो रही है जहां पे साइज का इंक्रीजमेंट हो रहा है, then that type of growth is known as primary growth। ऐसी ग्रोथ को हम बोलेंगे बेटा जी प्राइमरी ग्रोथ। तो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है। जरा आप फिगर देखिएगा, ऊपर देखिए शूट एपिकल मेरिस्टेम, नीचे देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम। दोनों में देखोगे एरो, तो एरो जब आप देखेंगे कुछ इस तरह का एरो बना है, यानी रूट है तो किस चीज की तरफ, इधर की मुंह तरफ गया उधर की तरफ, वही लिखा है कि रूट से रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाएगा बेटा, रूट, और शूट एपिकल मेरिस्टेम किसको बनाएगा, शूट। तो जो प्राइमरी ग्रोथ होगी, जो सबसे पहले ग्रोथ होती है प्लांट्स में, उनकी हाइट बढ़ती है। तो रूट की हाइट यानी कि इधर हाइट बढ़ेगी उधर हाइट बढ़ेगी। तो जो रूट की हाइट बढ़ती है वो क्यों बढ़ेगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट बढ़ेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा जी, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान रखिएगा ये रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम ये दोनों ही क्या करते हैं बेटा, प्लांट का साइज का इंक्रीजमेंट कराते हैं, एक सॉइल के ऊपर एक सॉइल के नीचे। दैट्स व्हाई द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन प्लांट इज नोन एज इंक्रीजमेंट इन हाइट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, प्राइमरी ग्रोथ। देखिए यहाँ लिखा है इन चैप्टर 6 you have studied about root apical meristem and shoot apical meristem. You know that they are responsible for primary growth। यानी बेटा जी यहाँ पे कहीं आप लिख लीजिए रूट एपिकल मेरिस्टेम और साथ साथ में शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों सबसे पहले प्लांट में आते हैं और ये प्लांट के हाइट को इंक्रीज कराते हैं, यानी कि लेंथ को। बेसिकली ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है ये किसका इलोंगेशन कराएगा, रूट का इलोंगेशन कराएगा। देखिए दिख रहा है इलोंगेशन, यानी कि क्या होगा, ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगी, इधर भी दिख रहा है लेंथ बढ़ेगी, तो रूट इलोंगेशन कराएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कराएगा, शूट इलोंगेशन। बेटा अगर आप एरो देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का एरो है, कुछ इस तरह का, अगर आप एरो देख रहे हो ये इधर से ऊपर की तरफ बना हुआ है और ये ऊपर से नीचे की तरफ, कुछ है बेटा ये दोनों क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ, तो ये अल्टीमेटली बढ़ क्या रहा है, बढ़ क्या रहा है, बढ़ क्या रहा है, बढ़ क्या रहा है, बढ़ क्या बढ़ रहा है। देखिए सपोज करिए यहाँ पे ठीक है, एक ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है पीछे की तरफ, तो अल्टीमेटली बढ़ेगी क्या बेटा, धीरे 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 लेंथ ही तो बढ़ेगी। तो रूट इलोंगेशन और शूट इलोंगेशन करेंगी, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा जी, यानी जब रूट का इलोंगेशन होगा शूट का इलोंगेशन होगा प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे, सो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होगी किसकी मदद से, शूट एपिकल मेरिस्टेम की मदद से और रूट एपिकल मेरिस्टेम की मदद से। You know that they are responsible for primary growth, यानी कि root apical meristem और shoot apical meristem of plants and principally contribute to the elongation of plants along their axis। elongation of plant, अगर root apical meristem है तो किसका elongation कराएगी, root का। shoot apical meristem है तो किसका elongation कराएगी, shoot का। क्लियर है जी, दोनों देखिए ये इस तरह है, एक ऊपर की तरफ जोर लगा रही है, एक नीचे की तरफ, तो ये अल्टीमेटली इंक्रीज क्या हो रही है कि हाइट ही तो बढ़ेगी दोनों की। शूट वाला शूट को बढ़ाएगा, रूट वाला रूट को बढ़ाएगा।
क्लियर है जी? ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। अब जो दूसरी बात है, देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड वाइज तो दे रखा है आपके वैसे बुक में, एक ही दे रखा है वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम नहीं दे रखा है, कॉर कैम्बियम भी बाहर में होता है। इनके अंदर में जब आप देखेंगे तो एरो जो दे रखा है ग्रोथ का, वो कुछ इस तरह दे रखा है, अंदर से बाहर की तरफ। जब आप एरो देखेंगे अंदर से बाहर की तरफ, अब देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। जब ये दोनों इधर इंक्रीज करेंगे तो हाइट बढ़ रहा था। अब ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब कह रहे हैं कि एरो ग्रोथ जो होगी इधर की तरफ होगी या इधर की तरफ होगी, तो यहाँ पे है, मान लीजिए ये ओरिजिनल साइज है। अब इनमें बाद में क्या होता है, पहले तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे। बाद में क्या होगा बेटा जी, इनके गर्थ में, मोटाई में इंक्रीजमेंट होता है धीरे धीरे। तो ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि कुछ मेरिस्टेम बाद में आते हैं, लेटरली आते हैं और साइड वाइज मौजूद होते हैं। वो यानी साइड वाइज है, इस साइड और इस साइड, यानी कि ये है एक इस साइड और एक इस साइड, यानी कि साइड वाइज जो है दैट इज नोन एज द लेटरल मेरिस्टेम। यानी कि साइड वाइज जो मेरिस्टेम होंगे उनमें जब आप एरो देख रहे हैं, एक इधर की तरफ मूव करे, एक इधर की तरफ मूव कर रहा है, देखिए एरो एक इधर एक इधर, तो अल्टीमेटली होगा क्या बेटा, ये इसका गर्थ क्या होगा, अल्टीमेटली जितना ज्यादा होगा ये इसकी गर्थ को क्या करेगा बेटा, बढ़ा देगा। मोटापा इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मोटापा मतलब होता है गर्थ। तो बेटा दो प्रकार की कैम्बियम है, लेटरल मेरिस्टेम दो प्रकार के दे रखे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम अंदर में होगी, बाहर में होगी आपकी कॉर कैम्बियम। ये दोनों किस तरफ से एरो दिखेगा, एरो इधर और इधर की तरफ, तो इन दोनों को खींच रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए फिर से, यहाँ पे फोर्स एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ, चुप 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 चुप, हुआ क्या बेटा, मोटापा बढ़ा, गर्थ इंक्रीज हुआ। तो लेटरल मेरिस्टेम जो कि बाद में आता है वो बाद में आएगा, पहले तो ग्रोथ हो चुकी है प्राइमरी ग्रोथ, जो बाद में कराएगा उसको क्या बोलेंगे जी, सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है आपके प्लांट की मोटाई का बढ़ना, यानी गर्थ का बढ़ना, वो होगा आपके लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। वास्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम अंदर में होगा, ये जो रेड वाला दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम। रेड रेड जो आपको दिख रहा है दैट इज द वास्कुलर कैम्बियम बाहर में, और कैम्बियम उसके बाहर में होगा। जो आपका काला काला रीजन दिख रहा है ये वाला कुछ जो उसके बाहर में है, ये है कॉर कैम्बियम, ठीक है जी, ये है कॉर कैम्बियम यानी वास्कुलर कैम्बियम के बाहर में है। और दोनों क्या है बेटा, साइड वाइज मौजूद होते हैं, यानी कि लेटरली मौजूद होते हैं और बाद में भी आते हैं, तो इसलिए इनको नाम बोला लेटरल मेरिस्टेम। और ये क्या कराएंगे बेटा, साइज में इंक्रीज कराएंगे, गर्थ में इंक्रीज कराएंगे। ये हाइट को इंक्रीज नहीं करा रहे हैं, ये मोटापे को इंक्रीज करा रहे हैं और बाद में आते हैं। तो पहले तो प्राइमरी ग्रोथ हो गई, उसके बाद जो ग्रोथ होगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा, लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम के दो पार्ट दे रखे हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, नो डाउट करेंगे। यू आल्सो नोट दैट इन डाइकोटिलिडन्स, किसकी बात कर रहा है, डाइकोटिलिडन्स की बात कर रहा है। दो, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया गुआवा, आपका मैंगो एंड जिम्नोस्पर्म, ये नहीं दे रखा है। इसका एक एग्जांपल है जिसको हम नीटेल्स बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में एग्जांपल दे रखा है नीटेल्स, नीटेल्स जिसके अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। द लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन से, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ, यानी कि बाद में आएगा। इसके बाद रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम के बाद में आएगा। These are the meristem that causes the increase in girth। ये क्या कर रहा है बेटा, एरो देखिए, एरो जब आप देखेंगे तो इस तरह से एरो हो रहा है इनके बीच में। तो एरो क्या करेगा बेटा, हाइट को इंक्रीज नहीं करा रहा है, हाइट को तो जिसको करना था करा दिया, रूट की हाइट शूट की हाइट करा दिया। अब ये मोटापा बढ़ रहा है, गर्थ इंक्रीज कर रहा है, तो वही कह रहा है these are the meristem that causes the increase in girth of organs in which they are active, जहाँ वो एक्टिव होंगे। This is known as secondary growth of plants, यानी बेटा मोटापा बढ़ेगा, गर्थ बढ़ेगा प्लांट का, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट।
और सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट कौन कराएगा? लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज द वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। क्लियर है जी? तो यहाँ मैंने लिख दिया, फिर से देख लीजिएगा, लेटरल मेरिस्टेम दो दे रखे हैं, कौन कौन से? एक दे रखा है वैस्कुलर कैम्बियम और एक क्या दे रखा है जी? कॉर्ड कैम्बियम। ये दोनों क्या कराते हैं बेटा? इंक्रीज कराते हैं इन गर्थ ऑफ प्लांट, गर्थ ऑफ प्लांट, यानी ये प्लांट का मोटापा बढ़ाएंगे, तो इसलिए बाद में आएंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। इनकी वजह से जो ग्रोथ होगी वो कहलाएगी सेकेंडरी ग्रोथ। और लेटरल मेरिस्टेम अपीयर करता है लेटर, बाद में करता है लेटर, और लेटरल यानी कि साइड वाइज होगा। क्लियर है जी? और बाद में भी आता है किसके? रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में आएगा। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट जो दे रखा है वो मैंने समझाया है आपको। ओके जी, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप आस्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सबों के इलोंगेशन के लिए जरा मैं बता दूं, आपके इलोंगेशन के लिए कि बेटा मैं करेंटली अवेलेबल हूँ। ठीक है जी, आपके हर प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे भी हूँ, आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ सौरभ यादव .140 से अवेलेबल हूँ, और अगर आप सर्च करेंगे सौरभ यादव से फेसबुक पे, वहाँ भी अवेलेबल हूँ। तो कोई भी दिक्कत होगी बेटा, आप मुझसे क्वेरी जो भी होगी वो आसानी से पूछ सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको डाल दीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है जी? अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो, बेनिफिशियल लगा हुआ, तो काइंडली लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू।